नाउ नाउ टेक्स्ट क्वेश्चन 1 to 4 करके दिखाइए। That is page 25. हाँ, 1 to 4 करवाया था। सारे तो सिर्फ 4 ही तो एक ले लो आगे। Now किसके साथ रिएक्ट करने पे H प्लस आयन जो आपने वो संडे टेस्ट में पूछ रखा तो मुझे नहीं आ रहा। उसको पढ़ा आपने घर पे? हाँ उसमें लिख रखा था इन वाटर समझ में आ जाएगा। चलिए रिएक्ट किसके साथ किया वो समझ ओके सब समझाएंगे अभी। अब देखिए कि कुछ चीजें देखें, हमने एक एक चीज बताई क्वेश्चन में। हाउ कैन यू प्रिपेयर HCl गैस इन लैब कंडीशन। लैब कंडीशन में कैसे बनाओगे? इन लैब कंडीशन। तो ये जो एसिड बॉटल होती है 10 रुपए की आती है, लक्ष्मी हार्डवेयर में मिलती है, इतनी बड़ी बोतल रहेगी, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ही है, H2SO4 ही है डाइल्यूट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो आपकी बुक का फिगर है, सबसे पहले नमक ले लो। तो नमक में ये नमक आपने ले लिया और NaCl में क्या डाल दिया अर्पिता? अच्छी बात कही, H2SO4 डाल दिया और इसके बाद इसके ऊपर कार्क डॉट लगा दो और फिर यहाँ से जो गैस आएगी वो कौन सी होगी? HCl। तो जरा देखो NaCl और प्लस H2SO4, इससे क्या चीज बनेगी बताओ? Na2SO4 और प्लस देखो HCl यहाँ से बन रहा है कि नहीं, और प्लस 2HCl, ये गैसियस फॉर्म में है, और Na2SO4 ये सोल्यूशन में घुल जाएगा तो एक्वियस फॉर्म में गैस उड़ गई। तो उसने वायर गेज क्यों बनाया? और वायर गेज में कैल्शियम क्लोराइड क्यों? बताओ साक्षी बता। ये करेक्ट बता रही है, जैसे कि हाँ बोलो बता। बहुत अच्छा क्वेश्चन तो बता दीजिए फिर आंसर। क्वेश्चन किसने? उसमें लिखा है कि टीचर को सलाह दी जाती है कि यदि ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है तो कैल्शियम क्लोराइड का वायर गेज भी आगे इसके माउथ पे लगा दें। यही तो लिखा है, इसी को हमने पूछा, यही बात है। तो इसी में इसी के आगे एक ऐसे ये ऐसा वायर गेज बना है देखो बुक में। तो ये तुम अपने टीचर को सलाह देना, सलाह दिया वातावरण बहुत नम है तो फिर हमें क्या कर देना चाहिए? इसमें CaCl2 है तो जो गैस निकलेगी, क्योंकि उसमें क्या होगा, वो वाटर होगा तो उसको ऑब्जॉर्व कर लेगी ना, एटमॉस्फेयर में से निकलेगी तो वाटर भी रहेगा। तो अब हमें क्या करना है, अगर इसमें जो HCl गैस आ रही है और तुमको इसमें आगे क्या लगाना है बताओ? ब्लू लिटमस लगाना है कि नहीं? और अगर ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है तो ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होने की वजह से क्या होगा कि वाटर रहेगा तो कोई डिसोसिएट हो जाए, कोई रेडी हो जाए, तो रेड नहीं होने देना है। हमको ये दिखाना है कि ड्राई HCl गैस आ रही है, यहाँ से वेट HCl, और इससे निकलने के बाद क्या होगी, जो इसमें वाटर है वो किससे रिएक्ट कर जाएगा? तो CaCl2 के साथ अर्पिता अगर वाटर की रिएक्शन होती है तो क्या क्या बनेगा? तो ऑन
देखो CaOH होल ट्वाइस, भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, दैट इज मिल्क ऑफ लाइम। और क्या बनेगा? तो यानी अगर एटमॉस्फेयर में होगा तो वो भी HCl में बदल देगा। वाटर को भी उसने किसे बदल दिया? जो चीज वाटर को एब्जॉर्ब करती है उस एजेंट का नाम बताओ। एब्जॉर्ब कर ले, ऐसी कोई भी चीज वाटर को एब्जॉर्ब कर ले। जैसे मैं तुम्हें कहूं कि अगर तुम CuSO4 है और CuSO4 के क्रिस्टल में वाटर पास करो तो क्या होगा बताओ? CuSO4 और 5H2O बन जाएगा, वो उसको लेके खुद क्रिस्टलाइज हो जाएगी। तो जो भी चीज वाटर को एब्जॉर्ब कर ले उसको कहते हैं निर्जलीकारक, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। पानी को खींच ले तो बोलो यहाँ CaCl2 क्या काम कर रहा है? अगर एक्सपेरिमेंट आ गया या कोई इस तरीके का क्वेश्चन आ गया केस बेस्ड तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द एक्शन ऑफ CaCl2 हियर। तो ये क्या कर रहा है बताओ? एक वायर में गेज बना दिया CaCl2 का, उसमें CaCl2 लगा दिया। ट्यूब से निकल रहा है, मान लीजिए जो H2SO4 है, तो क्या होगा कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एक्सोथर्मिक होने की वजह से ये वाटर को, वो जो सोल्यूशन उसको हीट कर देगी, और हीट करने की वजह से वाटर का भी तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है। तो एलिवेटेड टेम्परेचर पर क्या होगा? कुछ वाटर भी निकल सकता है। तो हमें चाहिए कि हम उस वाटर को एब्जॉर्ब करा लें। तो यहाँ CaCl2 या कैल्शियम क्लोराइड किस काम को कर रहा है? सो इट इज एक्टिंग टू एब्जॉर्ब वाटर। हमें ड्राई HCl बनाना है इसको, हमें ड्राई करना है, तो यहाँ से भी ड्राई HCl आ गया। तो ये जो बाहर निकला वो क्या निकला बताओ? ड्राई HCl इसने बना दिया। सो हियर CaCl2 इज एक्टिंग एज, इस तरीके से काम कर रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, अदर डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होते हैं। अगर मान लो तुम CaCl2 भूल जाओ तब तुम क्या करोगी? तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट और CaO ही लगा देना, चूना रख देना, पानी को सोख लेगा। ZNO एक्सेट्रा, उसमें भी यही हो जाएगा, ZNO छोड़ कर बना देगा। तो ये सब भी होंगे CaSO4, ये भी होंगे सब, सारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाली पूरी लिंक ही लिंक, पूरे 6-7 को एक साथ में लिख सकते हो। तो समझ में आ गया ना? डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब है तो निर्जलीकारक, जो जल को निकाल दे। अब अगला क्वेश्चन देखो कि हाइड्रोनियम आयन क्या होता है। यहाँ टेक नहीं लगाई है। हाइड्रोनियम आयन, जरा देखो, जो हमारे पास H+ बना है, पहले तो तुम साक्षी मुझे ये बता दो कि ये H एटम, मतलब H एटम का कितना साइज होगा? H एटम होता है हाइड्रोजन एटम, उसका कितना साइज होता है? 9th में पढ़ी हो, 10⁻⁻10 मीटर। अच्छा, इससे न्यूक्लियस कितना छोटा होता है जहां एक प्रोटॉन बैठा है? ये ठीक कह रही हैं कि दैट इज 10⁻⁻15 मीटर, 1,00,000 गुना छोटा। वजन की बात नहीं कर रहा, साइज। यानी अगर एक कॉस्को की बॉल न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन जोधपुर की टेरिटरी में चक्कर लगा रहा है, इतना स्पेस है। यानी अगर मैं आपसे जोधपुर बोल दूं कि मेरा न्यूक्लियस गुम हो गया तो तुम कॉस्को की बॉल ही घूमते फिरोगे पूरे जोधपुर में। इट इज सो स्मॉल, 1,00,000 गुना छोटा है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ऐसी स्थिति में अगर मान लो किसी ने अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अभी ये H है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसका साइज कितना रह जाएगा बताओ? क्या सिर्फ ये इतना ही नहीं रह जाएगा? 10⁻⁻15 मीटर। और इसको तुमने खा लिया तो सेल के अंदर घुसेगा, यहाँ वहाँ घुस घुस के। जो चीज़ सबसे सूक्ष्म होती है, जो छोटी होती है, वो कहाँ कहाँ जाके क्या क्या नहीं करेगा बॉडी में। तो बोलेंगे एसिड पी लिया, बेचारा मर गया, क्योंकि उसका साइज कितना छोटा है। अब कल्पना कर रहे हैं कितना छोटा, 1,00,000 गुना छोटा है। बॉडी में तो ऐसे ही चला जाएगा, परमिएबल है। समझ में आ गई बात कि नहीं? सो ये इतना छोटा और उस पर भी एक प्लस चार्ज। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी होगी? ये हाईली अनस्टेबल है। अगर छोटी सी चीज हो, छोटे से बच्चे को
बोलो ये 2 लाख रुपए पकड़ के जाओ, उसकी चार्ज डेंसिटी देखो, 4 लोग लूटने पहुंच जाएं। और अगर एक कुंबे को 2 लाख दे दो, गांव भर को बांट दो, तब कुछ नहीं होगा, कोई नहीं लूटने जाएगा। एक बच्चे को दे के देखो जरा, छोटे से तो लूटने जाएंगे कि नहीं। तो एक छोटी सी चीज पे प्लस चार्ज, तो कितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी, और इस पे पूरे पे दे दो तब उतनी नहीं है, क्योंकि दैट इज चार्ज डिवाइडेड बाई वॉल्यूम होता है। चार्ज डेंसिटी क्या होती है? तो ये अकेले इट इज हाईली अनस्टेबल, ये ऐसे नहीं रह सकता। तो जब ये प्लस में है H प्लस, तो H प्लस साइज ऑफ H प्लस कितना बताया मैंने? साइज ऑफ H प्लस आयन, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? हाइड्रोजन आयन, इज वेरी स्मॉल। ये है, ये इसका रेडियस है। और अगर तुमको साइज चाहिए इसका वॉल्यूम, तो 4/3 पाई आर क्यूब कर लो, और भी छोटा हो जाएगा, -45 आएगा। आर है ना ये, जब रेडियस इतना, तो तुम्हें मालूम है स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, वो तो और ही छोटा आ जाएगा, बहुत छोटा है कि नहीं। तो साइज ऑफ हाइड्रोजन आयन इज वेरी स्मॉल। अभी हम बता रहे हैं कि हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, वो बताना। तो इसलिए ये क्या करता है, जरा देखो तो, ये ऑक्सीजन का एटम है, और ये क्या है बताओ? क्या तुमको ये बात मालूम है कि वाटर, ऑक्सीजन के पास 6 एटम होते हैं आउटर में, और H के पास, तो H ने एक इससे लिया शेयरिंग, इसने इससे शेयरिंग ली, और फिर O ने भी लेके ऑक्टेट पूरा कर लिया। क्या देखो, ये चीज होती है कि नहीं, और इन लोगों ने डुप्लेट पूरा किया। तो अब इससे क्या बना बताओ? तो H2O, तो वो कह रहा है कहाँ तुम अकेले भटकते फिरोगे, हमारे पास आ जाओ, तुमको इलेक्ट्रॉन की तो जरूरत है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कोई ले गया चुरा के, ये भी उन्हीं धोखेबाजों में से एक है, कोई ऑक्सीजन ही ले गया होगा। लेकिन अब ये कह रहा है कि आओ हमारे पास बैठ जाओ, यहाँ पर तुम बैठे रहोगे, 4 ऑक्सीजन है, सो आई विल गिव यू 1। ये क्या बोल रहा है? तुम्हारे पास नहीं है, जैसे मैं कहूँ कि मैं तुम्हें 1 दे रहा हूँ, अब तुम मुझसे उसी के साथ साझेदारी करो। ये क्या करेगा? H प्लस जब इसके पास आया तो देखो क्या हालत हुई, H प्लस आ गया। क्यों आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्लस में क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। अब जब ये इसके पास आ गया तो H के ऊपर जरूरी हमेशा चार्ज प्लस हो। H के पास प्लस तब हुआ जब इलेक्ट्रॉन निकल गया। जब मान लो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन थे तब तो न्यूट्रल था, लेकिन इलेक्ट्रॉन के निकल जाने के बाद तो इस पे सिर्फ प्रोटॉन बचा ना, तो प्लस होगा कि नहीं? क्यों? तुम लोग क्यों कहती हो कि हाइड्रोजन आयन मीन्स प्रोटियम, और स्कूल में कोई अगर ये नहीं बोलता तो हंसते हो, देखो ये प्रोटियम को हाइड्रोजन आयन नहीं मान रहे, बोलते हो कि नहीं आपस में हंसी मजाक में। तो हाइड्रोजन आयन क्या है बताइए? इट इज ओनली प्रोटॉन, प्रोटॉन ही तो हाइड्रोजन आयन है, बात सही कि नहीं? सो दैट इज प्रोटॉन। अब प्रोटॉन इसके पास आ गया तो इनमें अट्रैक्शन होगा कि नहीं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में? तो इसने इसको दे दिया, बोला ये इलेक्ट्रॉन तुम्हारा हुआ, इसको अपनी पेरिफेरी में घुमाओ और अपना आकार खूब बड़ा कर लो। कितना बड़ा कर लो? क्योंकि उसी ऑर्बिट में तो घूमेगा। तो अब इसके आगे की स्थिति देखिए, इसके आगे क्या हुआ? इस ऑक्सीजन ने कहा लो 1 इलेक्ट्रॉन तुमको दिया, अब ये तुम्हारा हो गया। सो 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? इसने, H को। लेकिन अगर O इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या इस पे प्लस आ जाएगा? अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, सेंटर में तो उसके जितने प्रोटॉन थे उतने ही तो इलेक्ट्रॉन थे, तुम किसी को दे नहीं सकते, दोगे तो तुम्हारे ऊपर कितना आ जाएगा? तो ये प्लस आ गया, और ये दोनों क्या आ गए बताओ? इन पे ये है। लेकिन इसने इससे कह दिया ठीक है अब हमारे साथ तुम बॉन्डिंग करो। क्या करो? तो 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद, और इन दोनों के साथ तो बॉन्डिंग कर ही रहा था, ऐसे कर रहा था कि नहीं? अच्छा, देने के बाद उसने कहा तुमने अपना डुप्लेट पूरा कर लिया? उससे पूछा हमने तुम्हें दे दिया, तो उसने कहा हाँ मेरा डुप्लेट भी पूरा हो गया और प्लस चार्ज भी चला गया, नहीं तो लोग मेरा पीछा कर रहे थे। अब मैंने क्या किया? तुमसे इलेक्ट्रॉन लेके अपना चार्ज खत्म कर लिया। देखो प्लस लेने पे इसका चार्ज खत्म हो गया ना, और इन लोगों ने भी डुप्लेट पूरा कर लिया, और अब इस ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करना है, तो इसने इसके साथ, दोनों के साथ तो रियल साझेदारी की, और इसके साथ भी अपना तो अपने ही पास रखेगा ना, दे तो नहीं देगा, तो ऑक्टेट हो गया। क्या चार्ज होता है? साझेदारी करने का ऑक्सीजन सब पहले प्लस चार्ज है। वो तो सिर्फ H है और वो H प्लस है ना? हाँ, पर वो तो उसके पास अभी भी मतलब रखी तो है ना। मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को इसने क्या किया? 1 इसको दे दिया और 1 अपने पास रख दिया, बोला तुम्हारा चार्ज खत्म, तुम्हारा चार्ज मैंने ले अभी लिया। तो है।
समझ में आ गई बात की नहीं? प्लस इस पे था, इलेक्ट्रॉन लिया उसका न्यूट्रल हो गया, इस पे प्लस आ गया क्योंकि इसको कमी हो गई। पहले हाइड्रोजन आयन था, अब ऑक्सीजन पे प्लस आने पे इसका नाम पड़ गया ऑक्सोनियम आयन। क्या बन गया? ऑक्सोनियम आयन। अब ये हो या ये हो या ये हो, इन तीनों में कोई फर्क है? क्योंकि तीनों पे सिंगल बॉन्ड है। तो इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे? O पर एक H और एक H और इस पे प्लस चार्ज, इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। अभी हमने बताया था हाइड्रोजन था वो, और ये है ऑक्सोनियम, और दोनों वर्ड को जरा मिलाओ तो हाइड्रोनियम आयन। तो कभी कभी ये बीच में छीन भी लेता उससे, नहीं देंगे, मतलब उसे याद रहे कि तुम्हारा खुद का नहीं हो गया है, तो थोड़ी देर के लिए वो हाइड्रोजन आयन बन जाएगा जब छीन लेगा। और कभी कभी ये खुद ऑक्सोनियम आयन बन जाता है, और कभी कभी उसको हाइड्रोजन आयन। समझ में? फिर से देखो, ये क्या था बताओ? प्लस था, अब इसके दोनों पास है, अभी ये हाइड्रोजन आयन है, इसने इसको दे दिया, तो अब ये क्या बन गया? ऑक्सोनियम आयन। तो हाइड्रो और ऑक्सोनियम मिला दो जरा, हाइड्रोनियम आयन। बात समझ में आ गई? ऑक्सीजन पे निगेटिव हो तो ऑक्साइड आयन कहते हैं। आइड लगाते हैं कि नहीं निगेटिव पे? नहीं तो बताया था। और प्लस हो तो ईएम लगाते हैं। तो जब प्लस लग गया, हमने बताया था सोड ईएम, ऐसे पोटेश ईएम, मैग्नीश ईएम, कैल्श ईएम लगाते हैं। तो अब ऑक्सीजन पे लग गया तो ऑक्सोनियम। तो अब इन दोनों को वर्ड को मिलाओ तो बोलो H3O प्लस क्या हुआ? वो ऑक्सीनियम कैसे बना? बताइए। सर वो ऑक्सीनियम कैसे बना? क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया, जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। किस लिए दे दिया? अल्टीमेटली ये प्लस था और उसके ऊपर बहुत अट्रैक्शन था, तो जब इस पे बैठा तो उसको देना पड़ा मजबूरी में। तो जब दे दिया तो इसके सेंटर में कितने प्रोटॉन होते हैं? ऑक्सीजन के सेंटर में जरा सोचो, दैट आर 8 प्रोटॉन होंगे और आउटर में 7 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, क्योंकि एक तो दे दिया ना दूसरे को। तो 8 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन, तो नेट चार्ज प्लस 1 का हुआ। तो इसलिए Yes, sir. हाँ? पूरा ही दे दिया तो। एक उसको दे दिया। जरा सोचो, ये O है, O में 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक ये और एक ये, और एक अपने पास रखा है, किसको दे दिया। अब इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बताओ? इसका चार्ज चला गया तो 5 हैं, और अंदर वाले 2 नहीं काउंट करोगे? 7। कौन सा नंबर? क्योंकि ये जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है उसमें सिर्फ आउटर इलेक्ट्रॉन को ही दिखाया जाता है डॉट से, इनर थोड़ी दिखाया जाता है। अच्छा, एक कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 2 भी हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, और सेंटर में प्रोटॉन कितने हुए? 8 प्रोटॉन। तो बोलो नेट चार्ज कितना हुआ? इट इज +1। तो इसलिए इसे क्या, इस पे प्लस आ गया कि नहीं? इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, एक प्रोटॉन था, इलेक्ट्रॉन फ्री में दूसरे ने दे दिया। किसी ने छीना तो किसी ने दे भी दिया, तो इसका तो चला गया। अब ये साझेदारी को तैयार है, एक मिल गया है तो अब डुप्लेट के चक्कर में, एक तो किसी ने फ्री में दे दिया, सोचा मेरा 2 भी पूरा हो जाए, और जो दूसरे थे सीधे साधे वो भी इसके पास खड़े थे, उन्होंने तो अपनी साझेदारी कर ली। एक ने इसके साथ की, तो बोलो इसका हो गया शेयरिंग, इसने इसके साथ की, अब इसको इसने एक दे दिया, तो प्लस तो समझ में आया क्यों हुआ। और फिर इसने कहा अच्छा हमें भी साझेदारी करवा दो, तो इसने कहा ठीक है कर लीजिए। और हमारा क्या है, हमारा तो ऑक्टेट पूरा हो ही रहा है। समझ में आ गई बात की नहीं? तो इसलिए ये जो चीज बनी वो किस तरीके से बनेगी? ऑक्टेट। बात आप समझ लें कि रहेगा इसी के पास, उस H+ को ये बोलेगा कि तुम बस देखते रहो इसको, ये लड्डू दोनों हमारे पास रखे, तुम दूर खड़े होके देखते रहो। वैसे नहीं कि दे ही देगा, कि लेके नहीं जाने देगा, आप देखते। तो हम यहाँ जो दिखा रहे हैं कि एक दिया, अब इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं पूरे, तो उसने तो किसी को प्रैक्टिकली तो नहीं दिया, तो अगर देने के बाद भी, समझ में आई बात? अब आप देखो कि आपको मैं और भी बातें बताऊं तब आपको पता चलेगा इस तरीके से। और यहाँ क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है बताओ? अभी देखो साक्षी, तुमको पूरी बात पता चल रही। ये H है और ये H है, तो इसका ये और इसका क्या है? फिर से समझो, ये एक ऑक्सीजन है, ये दूसरा ऑक्सीजन है। 1 2 3 4 5 6, आउटर में कितने होते हैं? अच्छा, अब ये देखो 8 हो गए, इसमें कितने हो गए?
जो इसके लोन पेयर हैं वो पूरे पूरे इसके माने जाएंगे। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, क्या 4 हैं, उसके आधे इसके माने जाएंगे। अगर बीच में 4 टिफिन रखे हैं हमारे सुप्रिया के बीच में, तो 2 टिफिन सुप्रिया के भी 2 मेरे माने जाएंगे। साझेदारी का सीधा उसूल है, जो कंपनी 2 लोगों ने खड़ी की है, मान लो टीना अंबानी और नीतू अंबानी ने खड़ी कर दी, तो आधी टीना अंबानी की हुई, आधी नीतू अंबानी। तो ये जो साझेदारी का इलेक्ट्रॉन, तुम इसके पूरे मत मानो कि है तो 8 इलेक्ट्रॉन और फिर भी सर आप प्लस बोले जा रहे हो, इसका आधा इसका माना जाएगा। कितना माना जाएगा, 2 + 2 और +2, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। इसका जो शेयर्ड पेयर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बताओ, लोन पेयर पूरे पूरे और हाफ ऑफ द शेयर्ड पेयर। तो शेयर्ड पेयर कितने हैं बताओ, तो उसके और लोन पेयर कितने इसके, 4। सो नाउ कितना हो जाएगा, 6। ऐसे ही वहां भी करके दिखाओ जरा, तो क्या हो जाएगा बताइए। लोन पेयर है हम बताएंगे नहीं, बस इतना ही चेक करो। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर, लोन पेयर कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के हुए, और ये भी कितने हैं इस ऑक्सीजन के लिए 4 शेयरिंग हो रही कि नहीं, तो 8 हो गए। दिखाने को कहेगा मेरे 8 हैं, 4 शेयरिंग से ले ली, 4 लोन थे, है तो 8 की नहीं। ओके, लेकिन एक्चुअल कितने माने जाएंगे, शेयर्ड पेयर के चारों इसके नहीं माने जाएंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 + 2 तो 6। ये तो आउटर ऑर्बिट के, इनर के 2, 8 हो गए पूरे। यहाँ गिनो जरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर और प्लस हाफ ऑफ शेयर्ड पेयर। लोन पेयर कितने हैं, 2। शेयर्ड पेयर में कितने हैं, हाफ इंटू 6, 2 2 2, तो कितने हो गए, 5 हो गए, 2 अंदर, हुए तो 7 ही, 8 मत, ये 3 नहीं है, तो कितना हो गया, 5 और 2 अंदर, 7 हुए। प्रोटॉन कितने हैं, 8, तो बोलो प्लस चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, बोलो बात समझ आएगी नहीं, नहीं। लेकिन ये सब हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, हाइड्रोनियम आयन इज H3O+। आपको मैम कहेंगे गुड, वेरी गुड, सो टैलेंटेड। ये सब कुछ नहीं पढ़ना है। आपको अंदर की बात बता दी, बनता कैसे है। आपको क्या याद रखना है कि सुनो इधर, ऐसे H+ और प्लस H2O, ये इक्वेशन याद रखनी है, इस H3O+ और इसका नाम क्या है, और इसे किससे बना है बताओ, हाइड्रोजन आयन और प्लस ऑक्सोनियम आयन, तो हाइड्रोनियम। अच्छा, O+ इज कॉल्ड ऑक्सोनियम आयन। O+ को क्या कहते हैं, इसमें बुक में H3O+ दिया आपने। हाँ, तो O पे ही तो प्लस होगा, प्लस किस पर है, अब देखो, तो ये आपने देख लिया, वाई हाइड्रोनियम आयन इज फॉर्म्ड, कहाना, बिकॉज H+ आयन इज हाईली अनस्टेबल ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड हाई चार्ज डेंसिटी, सो इट गेट कपल्ड विद, ये किससे ज्वाइन कर जाता है, वाटर। ये किससे ज्वाइन कर गया, वाटर से। तब इतने बड़े पे एक चार्ज है, वो ज्यादा ठीक है ना, छोटे पे एक चार्ज होना तो नहीं ठीक था, और इस वजह से इसकी चार्ज डेंसिटी घट गई और इसकी रिएक्टिविटी भी घट गई। सो व्हाई हाइड्रोनियम आयन इज फॉर्म, प्रश्न पूछा जाएगा। सो H+ आयन इज वेरी स्मॉल, बहुत बड़े डेटा नहीं लिखना, बस लिखो ये बहुत छोटा है ना, छोटा, एंड हैज, और इसके पास क्या है, हाई चार्ज डेंसिटी, सो इट इज हाईली रिएक्टिव। इसीलिए तो कहते हैं एसिड टाइप हो गया। क्यों रिएक्टिव है, उसका रीजन है हमारी बॉडी की बायोकेमिकल एक्टिविटीज का, मेटाबॉलिज्म का ऐसी तैसी कर देता है, छोटे साइज की वजह से। बॉडी में घुस गया तो सारा मेटाबॉलिज्म तबाह कर देता है, क्योंकि साइज ही इतना छोटा है। सो इसलिए हाईली क्या है, रिएक्टिव। इट क्या हो जाएगा, ज्वाइंट्स विद या केमिकल बॉन्ड्स विद, केमिकली कंबाइंस विद, किससे कंबाइन कर जाएगा,
with water to form हाइड्रोनियम आयन। ये भी आपसे कोई नहीं पूछेगा, बस यही इक्वेशन पूछेगा, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि ये क्यों होता है। समझ में आ गई बात? क्योंकि अब अगला क्वेश्चन 5th इसी पर है। अब हम 5th क्वेश्चन करें इन टेक्स्ट का। Okay. So question says that how is the concentration of hydronium ion affected when solution of acid is diluted? 5th क्वेश्चन देखिए इन टेस्ट में। वही सर, इसका आंसर ऊपर वाला ही तो। सुनो, जो concentration of H3O plus it is equals to number of moles, किसके moles of H3O plus upon volume, ये फार्मूला लिखाया था, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। और 1 मोल में कितना होता है आप ही बताती, बताओ जरा। 6.022 ये माइनस ही बोलेंगे, ये भी माइनस बोलेंगे। हाँ 23 होगा, क्योंकि नंबर कोई माइनस में थोड़ी ना होता है। कोई कह दे उस 1 मोल में इतनी संख्या होती, इतनी होगी क्या? काट काट के संख्या बना, मोल है उसमें संख्या बहुत सारी संख्या होगी ना। सो दैट इज 1 मोल इज इक्वल टू जो भी होता है 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। वो जिसके भी पार्टिकल यहाँ लिखो, जब इतनी संख्या हो जाए। अच्छा अब बताओ ध्रुवांशी, यदि तुम इसमें पानी मिलाओगी तो इसकी कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? डाइल्यूट करोगी H प्लस तो निकल जाएगा। फिर से समझो, हमें ज्यादा वो मतलब नहीं है। इसमें अभी 2 मोल है, 2 मोल है। अच्छा ये 2 लीटर पानी है, सही है? तो अब तुम मुझे बताओ H3O प्लस की कंसंट्रेशन क्या है? यहाँ से देख के बताओ। हाँ, एक होगी 1 मोल पर लीटर ना, हाँ। क्योंकि ऊपर क्या लिखोगे 2 मोल। मोल में जो संख्या हो हमें क्या लेना देना, मोल में है संख्या क्या तो हमें नहीं 1 मालूम, मोल लेकिन पर कुछ संख्या होती है, इतनी तो बता ही सकते हो। अच्छा वॉल्यूम कितना है, तो क्या ये 1 मोल पर लीटर इसकी कंसंट्रेशन हो गई? अर्पिता यदि तुम इसमें 2 लीटर पानी और डाल दो तो बताओ H3O आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? मतलब 2 मोल रहेगा पर अब हम डाइल्यूट कर दिया, 2 लीटर 2 बोतल पानी इसकी पकड़ के इस सिक्का की और डाल दी। 0.5 मोल ठीक है। सो इफ 2 लीटर वाटर इज एडेड टू इट, ठीक है कि नहीं? इसमें 2 लीटर पानी और डाल दो तो 4 लीटर पानी हो गया, और रहे तो 2 ही मोल। मोल तो नहीं कम ज्यादा कर सकते, तो क्या हो गया बताइए? ऑन एडिंग 2 more liter water, 2 लीटर वाटर, सो Science का पूछा नेट है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा बताओ? क्या 4 लीटर हो जाएगा? और फिर न्यू कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी H3O की? ये तो अभी आपको समझाने भी लैंग्वेज में लिख पाएंगे, समझ में तो आ गया ना कि क्या होता होगा। तो न्यू कंसंट्रेशन न्यू H3O प्लस कंसंट्रेशन, तो 2 मोल ही रहा और वॉल्यूम कितना हो गया? तो 0.5 मोल पर लीटर। सो कंसंट्रेशन ऑन डाइल्यूशन इज कंसंट्रेशन ऑफ H3O plus on dilution is reduced। क्यों रिड्यूस्ड होगा? as ये एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर कर दिया, as the denominator increases on dilution, volume of solution increases on dilution, however the number of moles of H3O ions remains unaltered or same। तो इस वजह से फार्मूला लिखना जरूरी है, इसी पे नंबर है। सो एज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन,
सर फॉर्मूला लिख के डायरेक्ट फार्मूले के बाद यहाँ आ जाओ, सही है। फार्मूला तो किसी का भी होगा, OH आयन के लिए भी OH लिख देना, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, इतना भी लिख दोगे तो चलेगा, लेकिन पूरा लिखना अच्छा रहता है क्योंकि उसी की कंसंट्रेशन बनेगी। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H3O प्लस डिक्रीजेस, वो रिमेन सेम, वो क्या रहते हैं, रिमेन्स सेम। तो बाकी तो क्लियर है ही है इसी फार्मूले से, और कुछ नहीं करना। इसके बाद अगला देखिए, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ, अब बोलो हाइड्रोक्साइड की भी बात कर रहा है, अगला सवाल जरा देखो, फिर यही फार्मूला पूछा। सो क्वेश्चन नंबर, अगर आपसे कहें कि कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन, जिसे इतना लिखने में तकलीफ हो, वो OH आयन के लिए ऐसे भी लिख सकता है, इसे भी कंसंट्रेशन माना जाता है ये ब्रेसेस में। दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH आयन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब पढ़ो क्या कह रहा है कि अगर बहुत बेस मिला दिया जाए इन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो अब नाउ एक्सेस बेस इज एडेड। कह रहा है अब NaOH मिला, NaOH में या कोई दूसरा बेस मिला, तब तुम OH की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, कोई डाइल्यूट थोड़ी ना कर रहा है। कह रहा है एक बेस में दूसरा बेस डाल दो। फिर से समझो, कहने का मतलब है, वो कह रहा है कि कोई तुम्हारे पास सॉल्यूशन कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, Na प्लस और OH माइनस का, और तुम इसमें KOH डाल दो जो बहुत तगड़ा बेस हो। ये तो डाइल्यूट है, तुम एक्सेस बेस डाल रहे हो, तो क्या OH की कंसंट्रेशन नहीं बढ़ा देगा? बोलो, पानी नहीं मिला रहे हो, क्या मिला रहे हो, पढ़ो सवाल, एक्सेस बेस। तो बेस मिलाने से क्या होगा, क्या OH नहीं बढ़ेगा? इस बार न्यूमरेटर बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, लेकिन उसका फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत बढ़ेगा, पानी थोड़ी ना डालना, तुम तो OH ही भरमार कर दे रहे हो। तो क्या होगा, तो नाउ एज नंबर व्हेन एक्सेस बेस इज एडेड टू NaOH solution, then number of moles of OH ion increases, so the concentration of OH ion increases. Repeat करो, when number of moles of when excess base is added, बोलो, when excess base is added to solution, then the हाँ. number of moles of OH ions increases and the concentration of solution increases. चलो देखो इस बात को। So when, इस कंसंट्रेशन को आप OH आयन लिख सकते हैं ये बात, और किसी तरीके से यहाँ भी क्या कर सकते हैं, दोनों में सेम ही घुमा के समझ में आई बात है? में water उसमें वाटर डाला, डाइल्यूशन का मतलब वाटर होता है, पीछे लिखा नहीं था पिछले सवाल में, डाइल्यूशन नहीं था, पढ़ो सवाल पता चले, बताओ कहाँ दिक्कत है, डाइल्यूशन वर्ड नहीं पढ़ रही। How the concentration affected when a solution is diluted? डाइल्यूशन का क्या मतलब, पानी। अब दूसरे में पढ़ो, एक्सेस बेस वर्ड नहीं बोलना, वो जैसे आहाना ने बताया, क्या बताया बताओ, when excess base is added to NaOH solution, ठीक है, then आगे का सेंटेंस बताओ, ये सीखा, then concentration सीधा, हाँ, Then the number of moles increases. Then the number of moles of then the, अभी यहाँ इसको देख के बताओ ना, OH नहीं बढ़ रहा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH आयन इंक्रीजेस। रिड्यूस के बगल में क्या लिखा है आप बताओ, सर? वो कंसंट्रेशन के नीचे जो रिड्यूस लिखा है उसके बगल में। एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, तो कंसंट्रेशन क्यों रिड्यूस हुई, ये क्यों रिड्यूस हुई, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया। बोलो, डाइल्यूशन से वॉल्यूम बढ़ा कि सर नहीं? वॉल्यूम बढ़ गया है 2 लीटर और। तो 2 का 2 और बढ़ा दिया, 2 लीटर और डाल दिया, तो फिर वो कम हो गई। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH आयन, सर ये एग्जांपल देना जरूरी है? नहीं ये नहीं लिखना है, इसके बाद तो सीधा ही लिखना, वो आपको समझाने के लिए कि रटना ना पड़े। सो कंसंट्रेशन of
OH आयन इंक्रीजेस। चलो आगे देखो ना, कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज के भी करेंगे, फिर हम वापस आएंगे जो इससे रिलेटेड है वो क्वेश्चन किए जाएंगे। इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट वाले तो अगले टॉपिक पे होंगे, एक्सरसाइज के करो। बताना ठीक है चलिए। ना सर NaOH दिया नहीं है तो हम है दिया, क्यों नहीं दिया? पढ़ो, सवाल पढ़ा कि नहीं? दिया है कि नहीं? हाँ कि NaOH में जब एक्सेस बेस डाला जाए, सर OH में पूछो तो बताएं, कुछ ऐसे मन में रखोगे तुम कुछ नहीं बताओ। OX में बेस डाला है ना, हाँ? NaOH में बेस क्यों डाला? जैसे NaOH पानी में था तो वाटर में नहीं तो यहाँ लिखा नहीं है हैं? अच्छा ये लिखा तो है? वो कह नहीं रहा एक्सेस बेस इज एडेड, वो और पीछे ये- डालना है बेस। वही देखिए। जाओ अब आगे देखें। चलिए पहला सवाल देखिए एक्सरसाइज का। दैट इज ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इसका पीएच क्या होगा बताओ? सो रेड लिटमस को जो ब्लू कर रहा है, सो इट इज बेसिक होगा कि नहीं? तो पीएच उसका क्या होगा? पीएच 10 है। दिया देखो आंसर एमसीक्यू है, पढ़ो। अच्छा पेपर ही नहीं खोले हो अपना तो। पेपर अच्छा अब H+ की कंसंट्रेशन अर्पिता, पता नहीं मालूम नहीं है। हाँ बोलो। 10 टू द पावर, जो ये होता है वो पावर यहाँ चढ़ा दी जाती है। मतलब H+ की कंसंट्रेशन कोई कुछ आपसे पूछे तो 10 की पावर माइनस pH होती है। हाँ बेस 10 होता है, निगेटिव एक्सपोनेंट टू द बेस 10 इज नोन एज pH। तो अब ये इतने मोल पर लीटर हो गई। अच्छा ये H+ की है तो OH की कितनी हुई? क्योंकि H+ और OH की मिला के वो तो ऐसे वर्बली बता देती हैं। 10 टू द पावर माइनस 14 है तो OH की कितनी आ जाएगी? -4 मोल पर लीटर आ जाएगी कि नहीं? तो बोलो अब सॉल्यूशन क्या हो गया? दैट इज इसकी ज्यादा है कि उसकी? तो बेसिक है, तो सॉल्यूशन बेसिक है ये, सो इट इज बेसिक। तो बेसिक सॉल्यूशन में पीएच की क्या रेंज है बताओ? 5 देख लो 7 एंड पीएच की रेंज बताओ। पीएच 1 to 7 में किसमें है? ये एसिड है और ये बेस। तुमको समझ में तो आ गया ना? मान लो अगर पीएच 10 है तो H+ की कंसंट्रेशन कितनी हो गई? 10 टू द पावर -10 और OH की कितनी हो गई? -4। तो बोलो किसकी ज्यादा है? तो बेसिक होगा कि नहीं? सेकंड क्वेश्चन देखो। सो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड एग शेल्स टू टर्न लेट, ये जो है लाइम वाटर मिल्की। क्रश्ड एग शेल क्या होता है? क्या CaCO3? और वो सॉल्यूशन कैल्शियम या मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट कर रहा है और लाइम वाटर मिल्की बना रहा है, तो क्या उसमें CO2 गैस भी निकल रही होगी? भाई कोई सॉल्यूशन है, मुझे मालूम नहीं वो कौन सा सॉल्यूशन है, लेकिन वो क्रश्ड एग शेल से रिएक्ट कर रहा है। एग शेल्स तो वो KCl ये कर हैं? सकता था। क्या आप बता रही कैसे? हम तो नहीं बोल रहे। मैंने HCl है। अब जरा देखो CO2 ही तो लाइम वाटर को टर्न करता है कि नहीं मिल्की? लाइम वाटर क्या होता है? CaOH होल ट्वाइस टर्न्स मिल्की, मिल्की बन जाता है तो CaCO3 बन जाता है। तो कह रहे हैं कि वो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए जो मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता हो। मेटल कार्बोनेट से कौन रिएक्ट करते हैं? एसिड की बेस। तो कोई एसिड ढूंढ लो उसमें से। HCl। तो आपने D बोला तो मुझे लगा डी तो है ही है पहले का आंसर। तो पहले भी कह दो
अच्छा मुझे लगा दूसरे का बोला ये लोकतंत्र है। हाँ अब जरा देखो। मतलब तो डी हुआ कि नहीं? बी इज करेक्ट। और फिर आप रिएक्शन भी दिखा दो। CaCO3 में किससे रिएक्शन कराऊं? बताओ। CaCl2 और क्या क्या बनेगा ध्रुवांशी? हाँ अब देख रही हूँ CO2 निकलेगी। और बताइए, कुछ और तो बताइए। पूरा रिएक्शन कराइए। H2O और CO2 हाँ H2O CO2 प्लस H2O और ये लाइन वाटर को देते हैं। मान लो अगर आपके पास अंडे के छिलके हैं, ये अंडे के छिलके हैं और उसमें आपने क्या डाल दिया? दैट इज लिक्विड डाल दिया। वो कौन सा डाल दिया? HCl। तो HCl की CaCO3 से रिएक्शन होगी तो क्या होगा बोलो? कौन सी गैस निकलेगी? एक्सेल CaCO3 होता है। एक्सेल CaC बोलो। कैल्शियम कार्बोनेट ही एक्सेल बोलते हैं। एक्सेल, हाँ वही CaCO3, चाहे चौक को CaCO3 बोल दो, ये संगमरमर CaCO3 सब कैल्शियम कार्बोनेट, तीन चीज है। तो ये भी हो गया और एक्सेल में भी एक चीज होती है। तो इनसे रिएक्शन करने पे क्या होगा बताओ? क्या CO2 गैस निकलेगी? और अगर वाटर भी निकलना होगा वेपर के तौर पर तो निकल जाएगा। वो कैसी रिएक्शन है? खूब गर्म हुआ तो थोड़ा रह जाएगा, थोड़ा निकल भी जाएगा। कितनी हीट निकलती है उसके बेसिस पे होगा कि नहीं होगा? तो अब साक्षी समझ में आ गई? थर्ड देखिए, अंशिका 10 ml सोल्यूशन को देखा गया कि 8 ml HCl के साथ न्यूट्रलाइज हो जाता है। अब देखो, कोई सोल्यूशन पतला होता है, कोई ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है, कोई डाइल्यूटेड होगा। तो पतले सोल्यूशन को डालोगी तो बहुत सारा एसिड डालना पड़ेगा बेस को न्यूट्रलाइज करने। पानी बहुत मिला दिया तुमने। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये ना सोचो कि 10 है तो वो भी 10 ही लगे। एक एसिड है और एक क्या है? बेस। क्या दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो सकती है? नहीं हो सकती। जरा देखो तो हो सकती है, जैसा कि अब आपने कहा। जरा एक बात देख लें, नहीं हमें बतानी है। अब देखो, ये एक है, ये बताओ इसमें ये हमारे पास 4 लीटर है और इस OH आयन की कंसंट्रेशन मालूम है कितनी है? 10 2 मोल पर लीटर है। सही। और 4 लीटर इस बीकर में भरा है कंटेनर। 4 लीटर का है। 2 मोल है, ये कहाँ दिया है? मैं न दिया हूँ, हमें क्या लेना देना। और ये देखो, एक मेरे पास दूसरा बर्तन है जिसमें HCl है, यानी HCl है या ये कहो H+ आयन की कंसंट्रेशन वो 8 मोल पर लीटर है। तो क्या प्रवीण आप मुझे बताएंगे कि मैं कितना इसमें डालूं कि ये पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाए? क्योंकि जितने मोल OH होंगे उतने ही मोल तो H+ चाहिए। इसमें कितने मोल है बताओ? लीटर की 2 है। हमें क्या मालूम कितने लीटर है? लीटर ही तो नहीं पता है। वही तो पूछा आप कितने लीटर डालना है, ये प्रवीण बता देंगे। पहले तुम मुझे बताओ यहाँ मोल कितने हैं OH के? अच्छा टोटल मोल बता। फार्मूला हम बता दे रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन is equal to number of moles upon volume। 0.5। हमें नंबर ऑफ मोल चाहिए। ये सही बता रही। देखो ये 2 मोल पर लीटर है, तो 2 मोल पर लीटर है। इन्होंने कहा कि नंबर ऑफ मोल चाहिए तो 4 लीटर में 8 मोल में, यही तो बता रही है। हाँ? भाई अच्छा कंसंट्रेशन 2 मोल है ना हाँ, 1 लीटर में, तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए? 8 और अपॉन 4 लीटर तो इधर वो तो ज्वाइन करना चाहता है। इतनी बात समझ में आ गई? चलो ये तो अच्छा है, उसमें दिखा दो अपने आप ही, कोई छूटेगा नहीं। अब ये देखो ना, ये समझ में आएगी नहीं? 1 मोल पे 2 लीटर। अच्छा इतना समझिए तो तुम यही बता दो कि कितना लीटर डालें कि पूरा न्यूट्रलाइज हो जाए? 1 लीटर चाहिए। उतना ही तो चाहिए कि नहीं? दैट इज इसके 1 लीटर में ही 8 मोल है। हाँ ठीक। तो ये कभी ना सोचना कि उसका 4 लीटर लगा, देखो इसका 1 ही लीटर लगा। भाई उसकी वो पतला सोल्यूशन था और ये गाढ़ा 1 मोल पर लीटर है कि नहीं? तो इसी तरीके से क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 10 ml of OH ion is completely neutralized by 8 ml of H+ ion। क्या ऐसा नहीं दिया? अब आगे क्या कह रहा है? So
बी होगा। बताइए, अगर मैं 20 ml ले लूं तो कितना लगेगा? 16 उसका डबल नहीं लगेगा। बोल, बिल्कुल सिंपल चीज है। जब 10 ml को 8 ml न्यूट्रलाइज कर दे रहा, मैं इसको डबल करूं तो क्या उसको भी नहीं डबल करना पड़ेगा? तो इसलिए इसका आंसर क्या हुआ? बोल, नहीं समझे? नहीं कह रही, इसका समझने की जरूरत नहीं थी, दिमाग लगा। दिमाग इसलिए लगवाता हूँ कि थोड़ा सा इंटेलेक्ट बढ़े, तो मैं अगले स्तर पे भी तो मुझे जाना है। यही चैप्टर फिर आएगा, अब नए स्तर के साथ आए, क्योंकि मुझे बुक तो पढ़ानी नहीं है, तो मैं थोड़ा सा हाइट दे के वहीं छोड़ देता हूँ। फिर जब अगली बार आओगे तो उस विगर से शुरू करूँगा। और जो सोचे कि हमें ज़रूरत ही नहीं है तो फिर वो वहीं पड़ा रहेगा, फिर वो 97% पे ही रुक जाएगा। तो ये ध्रुवांशी सोचेंगे 97 का। नहीं हाँ, चलो। सो क्या इसका आंसर होगा? नहीं सोचा। डी इज करेक्ट। अब देखो 4th क्वेश्चन देखिए, ये बताओ कि एंटीसेप्टिक क्या होता है, अनाल्जेसिक क्या होता है, एंटीहिस्टामिन क्या होता है? क्या इन सभी शब्दों से आप परिचित हैं? बिल्कुल नहीं, एंटीबायोटिक पता है। हाँ, एंटीबायोटिक पता है, ये बी और डी नहीं पता। ये देखो, एंटीसेप्टिक जो हमारी स्किन में डिसीज हो जाए, कहीं देखो मेरे हाथ में कोरोडेड ब्लेड लग गई, सेप्टिक हो गया, कैसा देखो यहाँ से पस आ रहा है, कैसे कुछ हो रहा है। और एक एंटीसेप्टिक बोले हल्दी डालो सब हटाओ, तो हल्दी एंटीसेप्टिक है, जो स्किन के किसी भी प्रकार के रोग को दूर करे उसे एंटीसेप्टिक कहते हैं। एंटीसेप्टिक क्या करता है बताओ? दैट इज रिमूव्स, क्या करेगा बताओ? रिमूव्स सेप्टिक ऑफ स्किन, उसे क्या कहेंगे? एंटीसेप्टिक। और उसका नाम क्या है? टर्मरिक। कहते नहीं रिको टर्मरिक, नहीं कॉस्मेटिक, ये है एंटीसेप्टिक क्रीम। हाँ, मुहासों को जड़ से मिटाए, हल्दी चंदन के गुण इसमें समाए, रिको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक। ये 40 साल पहले का ऐड है। मैं 40 साल पुरानी है सर, मैं 40 साल पुरानी हूँ। एंटीसेप्टिक का पता चल गया। अब अगली है एंटासिड। क्या होता है एंटासिड? कुछ लोग कहते हैं बेकिंग सोडा खा लो, तो बेकिंग सोडा में क्या है कि मेटल बाइकार्बोनेट और बेसिक होते हैं, तो वो एंटासिड है जो स्टमक की एसिडिटी मिटा दे, उसमें HCl सेक्रेट होता है। और मान लो तुम्हारा म्यूकस सब डिप्लीट हो गया है, तो वो जो एसिड है वो पेट के ही जो तुम्हारी एपिथेलियल टिश्यू उसमें जलन पैदा करेगा, तो तुम जल्दी से बेस डाल दो। तो इस तरीके से एंटासिड कौन से हैं? कुछ लोग जो है MgOH होल ट्वाइस भी खाते हैं। मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में लिखा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, टेस्ट किया है? कितना सही लग रहा है ना? मिल्क ऑफ है कि नहीं? ये गाढ़े दूध की तरह होता है। अब दूसरा देखो, है ना, इनो ले लो, या फिर NaHCO, तो इसका नाम जानते हो? हमारे को भी मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बेकिंग सोडा, यही लेना है, ठीक है? अब जरा देखिए, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? एंटासिड। एंटासिड। 5th देखो, सर ये क्या है सेकंड वाला? एनाल्जेसिक, तो जो किसी भी तरीके के पेन को रिमूव करे उसको क्या कहते हैं? ब्रूफेन। ऐसे पेन किलर देखो, एनाल्जेसिक दैट इज पेन किलर, पेन किलर। एंटीहिस्टामिन, इसको लिखो ब्रूफेन या वोवरॉन, ब्रूफेन। और एक और कौन सा होता है? दैट इज डिस्प्रिन। डिस्प्रिन तो भी तो डिस्प्रिन और वोवरॉन, ये 3 चीजें हैं जो किसी भी तरीके के दर्द को ऐसे ही जाके दुकान से लेके खा लेना, कभी भी होता है। और देख लो एंटीहिस्टामिन क्या होता है? कहीं जलन हो रही है तो वहाँ सिल्वर सल्फर डाइजीन या सोफ्रामाइसिन लगाते हैं, जलन खत्म हो जाती है। या चलने पर बर्नॉल लगाएं, ऐसा होता है कि नहीं? So that is एंटीहिस्टामिन। यानी ये क्या करता है? रिमूव्स इन्फ्लेमेशन। जहां पर भी चोट लगी होती है या पस आ रहा होता है वहां जलन बहुत होती है, जलन नहीं होती उस जगह पे,
तो लगता है कि कोई फूंक दे, कुछ कर दे, ठंडी जगह आ जाए तो वहाँ कूलिंग हो। तो एंटी हिस्टामिन का मतलब है जो मत जितना दर्द होता है उतना डिटॉल डाल दो। रिमूव्स इन्फ्लेमेशन। बोलो बात समझ आ गई? जो जलन को मिटाए, जैसे सोफ्रामाइसिन। और फिर एंटीपायरेटिक क्या है देख लो। तो इसमें एंटीबायोटिक दिया नहीं। फायर का मतलब जानते हो? चिता। चीता, अच्छा हाथ अंगुली जल जाए तो? लो ये बता दी कि फीवर को जो मिटाए वही एंटीपायरेटिक। अरे एंटीपायरेटिक का मतलब है रिमूव्स अ फीवर। पैरासीटामोल। नंबर रिमूव इट विद सोफ्रामाइसिन। और ये रिमूव्स फीवर। अब सभी होगा कि कुछ बच रहा है? एंटीबायोटिक तो जो हमारे शरीर में कुछ बैक्टीरिया ने बीमारी पैदा की वो बैक्टीरिया ही मिटा सकता है। कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैड बैक्टीरिया। तो बोलो बढ़ा दे पीछे वाला। टेम्परेचर बढ़ाना, कम मत कर देना, ठंडक बढ़ाने की। हाँ मतलब पाइए ठीक है और? फिर भी पाइए बाकी मतलब चिंता पाइए पायर पायर का क्या मतलब है? चिंता अब आ चीता नहीं। So next question is fifth question. The question is write word equation. पहला क्या दिया है? Dilute sulfuric acid with zinc granules. H2SO4 plus Zn हाँ Zn SO4 plus H2 बैलेंस्ड है। सेकंड देखिए dilute hydrochloric acid with magnesium ribbon. plus magnesium, so MgCl2 plus H2 सॉलिड है ना? sulfuric acid aluminium Zinc है solid granules, उसके दाने हैं. H2SO4 plus Al Sulfuric acid with aluminium powder. plus AlSO4 और Al2SO4 3 plus H2. So this is 2. This is 3. ये dilute है तो aqueous लिखना जरूरी है. Dilute word है तो aqueous का सम्मान करिए. Dilute hydrochloric acid with iron filings. Plus Fe, FeCl2 या 3 है Cl2 plus और H2 plus that is H2 में भी 3 नहीं होगा? जब अगर आपको सिल्वर इल्वर से रिएक्ट कराएं तब फिर होगा. मान लो जैसे आयरन का मैं तुमसे ज़्यादा रिएक्टिव हूँ और AgClO तो जो Fe2+ के मतलब Fe3+ के नीचे हैं उनको वो रिप्लेस करेगा. हमने Fe के 2 बताया ना, इससे समझो कि दैट इज लिख बासर नाका मग अल मर्जन कर ये 2+ वाला है. पीकड कोनी सन पी आई तो ये 3+. पेह गाग बर्तो इसके साथ करे तब जानते क्या करेगा? तब FeCl3 बनाएगा. बोलो बात समझ में आ गई? थर्ड वाले में H2 का किसी भी नहीं लगाएगा. हाँ बिल्कुल, ये बात समझ में आ गई ना. तो ये 3 अभी नहीं बनाएगा, जब इन सब के साथ रिएक्ट करेगा ना मरकरी के साथ इन सब के साथ तब बनाएगा. ये 2+ तो नीचे वाला से अगर 3 यूज करके ऊपर वाला मतलब इनके ऊपर कहीं भी रहेगा तो 2 है. अच्छा अब ये चारों हो गई. नाउ आपको 5th क्वेश्चन करना है इन टेक्स्ट का हाँ इजी है ये और 6 करना है और इसका 5th एक्सरसाइज का. 6 किसका है? देखो इन टेक्स्ट अभी 2 कराए हैं हाँ. कि जिसमें एक में पानी डाला जाए और एक में खाना डाला जाए. डी में भी HCl2 होगा. 2
वो तो आगे देखेंगे, अभी छुट्टी का जल्दी नहीं होता है, और कोर्स बहुत आगे बढ़ गया है। बहुत आगे बढ़ गया तभी तो छुट्टी। वैसे वो पहले से भी देखा जा चुका है। सो 6th क्वेश्चन एक्सरसाइजेस, that is compound like alcohol and glucose do not also contain hydrogen but not categorized as acid. So alcohol, that is C2H5OH, also इसको इथेनॉल भी कहते हैं, and glucose, that is C6H12O6, they contain H plus ion but remain in molecular form in water and do not release. ये हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, कंटेन H प्लस ना लिखो, कंटेन हाइड्रोजन, कंटेन हाइड्रोजन, लेकिन ये वाटर में क्या करते हैं, ठीक है, इन मॉलिक्यूलर फॉर्म एंड इन वाटर, एंड इन वाटर, ठीक है, क्या करेंगे बताओ, डू नॉट रिलीज H प्लस आयन, सो नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड, वो जब मॉलिक्यूल है H होने से सब कुछ थोड़ी ना होता है, सो नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड। 7th क्वेश्चन देखो, एक्टिविटी तो बोला है ना, प्रूव करने के लिए इसकी एक्टिविटी करो। नाउ टेक ए बीकर ऑफ वाटर, ठीक है, प्लेस 2 कॉर्क, तो 2 कॉर्क ले लो और 2 कॉर्क में नेल लगा लीजिए, और उस नेल पर क्या कर दें कि एक बैटरी लगा दें, ऐसे सेल प्लस माइनस, और फिर उसके आगे एक बल्ब होगा, और फिर इसको ऐसे कर दो, और फिर इसी में दैट इज ग्लूकोज सॉल्यूशन, ग्लूकोज इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर ले लें, चाहे तो एक की भी लगा लो, तो की क्या होती है, ये एक स्विच होती है कि जो इसको बंद कर दें, है ना, ये आप लोगों को मालूम है क्लोज्ड स्विच ऐसे होता है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, स्विच पूरा सर्किट बंद है लेकिन फिर भी बल्ब डज नॉट ग्लो बिकॉज इसमें कोई चार्ज कैरियर ही नहीं है, तो यह ग्लूकोज इन वाटर और अल्कोहल इन वाटर, पानी में थोड़ी सी शराब मिला लो, इसी में डाल दो। सो नाउ ले आउट, ये 6 का ही वो करना है, उसी का ही है, ले आउट एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, as described in figure. So in any of the solution bulb will not glow. This proves in any of the solution bulb does not glow. This proves that glucose and alcohols are not electrolyte. Glucose and alcohols are not electrolyte. और दूसरा चूंकि ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, अब दूसरा कह रहा है कि एसिड नहीं है, तो एक और काम करो इसी सोल्यूशन में, नाउ डिप ब्लू लिटमस पेपर इन इट। दूसरा क्या काम करो बताओ, ब्लू लिटमस पेपर इन इट, इट डज नॉट चेंज कलर, टर्न इनटू रेड, सो दीज आर आल्सो नॉट एसिड। पहली बात इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं है, और दूसरा ये ब्लू लिटमस को रेड में नहीं बदलते हैं, तो एक तो ये करो, और दूसरा नाउ डिप ब्लू लिटमस इन above solution.
it remains blue, which clearly shows. इससे क्या Charge पता? battery. 20% तो बहुत होती है, ठीक है, which clearly shows, ठीक है, ये तो डिजाइनर हो गया। चलो मैं भी आप देखो, so which clearly shows, इससे क्या पता चलता है that the solutions does not contain H plus ion, so it is not acid. आप चाहें तो इस एक्टिविटी को स्किप कर सकते हैं क्योंकि वो एसिड का ही पूछ रहा है, तो सिर्फ यही एक्टिविटी लिखो। आपको कौन सा दिखाना है? अगर वो पूछ ले कि वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है तो ये लिख देना, पूछे एसिड नहीं है तो ये लिख देना। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि डिस्टिल्ड वाटर कह रहा है कि आसुत जल विद्युत का संचालन नहीं करते लेकिन बारिश का जल करता है, आखिर क्यों? डिस्टिल्ड वाटर इज प्योर वाटर, ये कैसा है? और प्योर वाटर इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट, ये कैसा है? ये बहुत पुअर इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि प्योर वाटर में जरा तुम खुद कल्पना करो 10 to the power -7 H plus आयन और 10 to the power -7 क्या होंगे? OH आयन, क्योंकि इसको तो झुठला नहीं सकता ना किसी भी तरीके का सोल्यूशन हो, तो ये कितना कम है, -7 तो बहुत छोटी चीज है डेसिमल के आगे, बहुत पुअर इलेक्ट्रोलाइट। डिस्टिल्ड वाटर कैसा है? इतना पुअर है कि 1-2 हाइड्रोजन आयन के आने जाने से कहीं बिजली चलती है, बताओ, दिखेगा ही नहीं। तो आप चाहे कह दें कि डिस्टिल्ड वाटर इज पुअर इलेक्ट्रोलाइट या वेरी पुअर इलेक्ट्रोलाइट, इट डज नॉट डिसोसिएट इन H plus and OH आयन, सो इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बोलो बात सही है कि नहीं? क्योंकि दोनों में इतने इतने रहेंगे, आयनिक प्रोडक्ट तो जानते हो। सो इट प्योर वाटर इज पुअर इलेक्ट्रोलाइट, प्योर वाटर दैट इज H2O इज वेरी पुअर इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब तो समझते हो जो आयंस में टूट जाए, सो इट डज नॉट डिसोसिएट इन H plus and OH ion, so it does not conduct। हर क्वेश्चन का यही आंसर क्यों लग रहा है मुझे? सबका वही आंसर है। ऑन अप्लाइंग, अर्पिता, ऑन अप्लाइंग, यहाँ पर भी तो आप सेल लगा के पोटेंशियल डिफरेंस ही अप्लाई कर रहे हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा ये तो बात हो गई पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ दिव्यांगी ये बताओ, व्हाई द रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि वो जो है वो बोलो। हवा में उड़ रहे एसिड से रिएक्ट कर जाते हैं और थोड़ा बहुत क्योंकि ना देता है तो फिर वो आता है, उसमें इम्प्योरिटीज मिक्स हो जाती है, जैसे कि SO3, SO2, NO3 टाइप के एसिड्स मिक्स हो जाते हैं, तो वो H plus आयन और OH आयन में OH माइनस आयन में डिसोसिएट हो जाते सो हैं। रेन वाटर में क्या होगा? कंटेन्स मिनरल आयंस, वो एक तरीके के कुछ आयंस रहते हैं, H plus आयन और कंटेन्स किसी एनायन में डिसोसिएट हो जाते हैं, और जो वो भी है, मान लीजिए कंटेन्स आयंस, कौन कौन से आयंस होंगे? H plus है, और कोई और अगर anion- मान लीजिए वाटर है तो वाटर में आप देखो जो CO2 है और पानी मिल गया तो क्या ये H2CO3 हो गया? और बहुत ज्यादा पानी होगा तो क्या ये 2H plus और CO3 2 माइनस, तो H plus तो रहता है, यही तो पेप्सी है, उसमें एसिड रहता है कि नहीं? सोडा वाटर, सो दैट इज कार्बोनेट आयन होगा। और क्या अगर तुम्हारे एटमॉस्फेयर में जो मैनचेस्टर की तरह है जहाँ सल्फर ट्राईऑक्साइड हो, तो क्या वहाँ सल्फ्यूरिक एसिड भी हाथों हाथ बन जाएगा और वो अधिक जल में दैट इज SO4 2 माइनस, ये सब में बदल जाएगा। इस तरीके के
और NO3 माइनस ये सारे आयंस रहते हैं, ठीक है। सो इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिक विच एक्ट्स एज चार्ज कैरियर, जो किसका काम करते हैं, विच एक्ट्स एज चार्ज कैरियर एंड conduct electricity on applying potential difference. इतना ही रख। ओके, थैंक यू एकलव्य। थैंक यू सर।